दिल्ली और यूपी के बाद अब हरियाणा में भी आज से शराब की बिक्री शुरू हो गई है, जबकि पंजाब में कल से शराब की दुकानें खुलेंगी। छत्तीसगढ़ के बाद पंजाब सरकार ने भी शराब की होम डिलीवरी करने का फैसला किया है, जबकि कोरोना के खतरे को देखते हुए मुंबई में शराब की दुकानें बंद करने का आदेश दिया गया है। कोरोना काल में शराब सर चढ़कर बोल रही है। ना धूप की चिंता, ना बारिश और ना ओलों की फिक्र। बोतल के लिए कुछ भी करेगा इंडिया। 40 दिन के लॉकडाउन के बाद हिंदुस्तान की आवाम लाइन में लगी है, बस बोतल चाहिए। इसके लिए डंडे भी खाने को तैयार, ज्यादा पैसे देने को भी तैयार। अब देखो 70% रेट बढ़ाया, फिर भी लोग बाहर आ रहे हैं। और यही चीज अगर राशन में बढ़ाते तो नहीं जाते, वहाँ पे आया करते ना करते। ये तस्वीरें तो उन राज्यों की थी जहां शराब की दुकानें खुल गई हैं। अब 7 मई यानी गुरुवार से पंजाब के लोगों का भी इंतजार खत्म होने वाला है। यहां शराब की दुकानें सुबह 9 बजे से 1 बजे तक खुलेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग ना टूटे, इसलिए सरकार ने शराब की होम डिलीवरी का भी इंतजाम किया है। दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक पंजाब में शराब की होम डिलीवरी होगी। कैप्टन सरकार भी इस बात पर विचार कर रही है कि शराब की बोतल पर स्पेशल कोरोना चार्ज लगाया जाए ताकि कमाई बढ़े। मैं इस पक्ष में हूँ, खोलने चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ठेके सीधे खोलने चाहिए। पंजाब अकेला सूबा नहीं है जहां शराब की होम डिलीवरी होगी। कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में भी शराब बिक्री का यही मॉडल लागू है। छत्तीसगढ़ में 5 लीटर तक शराब की होम डिलीवरी की सुविधा है। राज्य के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का कहना है कि फिलहाल इसे बड़े शहरों में लागू किया जाएगा। हालांकि विपक्ष सरकार के इस शराब प्रेम पर निशाना साध रहा है। उनके कथनी और करनी का अंतर दिखाई दे रहा है कि आज वो घर पहुंच सेवा के लिए जो तैयारी किए हैं, निश्चित रूप से ये कृत्य उनका ठीक नहीं है। इस आदेश को तत्काल उनको वापस लेना चाहिए और वापस लेकर के उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। संशोधन तत्काल करना चाहिए। दिल्ली से सटे गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी बुधवार की सुबह रंगीन होने वाली है। पूरे हरियाणा में रोजाना सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक शराब बिक्री होगी। दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी शराब पर सेस लगाकर तिजोरी भरने का प्लान बनाया है। यानी जाम के लिए थोड़ी जेब और ढीली करनी पड़ेगी, लेकिन कंटेनमेंट जोन पर शराब दुकानें बंद रहेंगी। दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए बैरिकेडिंग करनी होगी। तेलंगाना में भी शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक गुलजार रहेंगी। लोगों के उतावलेपन को देखते हुए पुलिस सुबह 7 बजे से ही व्यवस्था संभाल लेगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग ना टूटे और लोग मास्क पहन कर आएं। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में शराब की बिक्री का आज तीसरा दिन है, लेकिन अब भी लंबी कतारें लगी हुई हैं। राजधानी के विश्वासनगर इलाके से और अपडेट दे रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा। मैं मौजूद हूं विश्वासनगर के शराब की दुकान के पास और आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि फिर से कल की तरह ही सुबह से ही शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें जो हैं वो दिखनी शुरू हो गई। आप देखिए कितनी भीड़ हो गई है सुबह के सुबह, और सोशल डिस्टेंसिंग का तो फॉलो करना जो है अब लोग भूल गए हैं यहाँ पर, क्योंकि लगातार जिस तरह से भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है शराब की दुकानों पे आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को कोई फॉलो जो है वो नहीं कर रहा है। सबको बहुत जल्दी है कि किसी तरह दुकान खुले और उनको शराब मिल जाए। सोशल डिस्टेंसिंग को क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा है? सबका अपना अपना है, सब यहाँ पे जल्दी है सबको, बस इस उम्मीद के साथ कि सुबह से यहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ है और सिर्फ इस उम्मीद के साथ यहाँ पे लोग हैं कि उनको शराब की एक बोतल मिल जाए और वो घर चले जाए। और सुबह सुबह का वक्त है ये, और आप ये देखिए कि विश्वासनगर के शराब की दुकानों पे कल की तरह ही ज़बरदस्त भीड़ और लंबी लंबी कतारें जो हैं वो आपको दिखाई दे रही होंगी। कैमरामैन रोहित के साथ रोहित मिश्रा, दिल्ली, आज तक।
कोरोना नाम के इस लाइलाज वायरस का क्या अंत आने वाला है? भारत में कोरोना वायरस का काम तमाम करने वाली वैक्सीन और दवा बनाने का काम अंतिम चरण में है, जबकि इजराइल ने तो वैक्सीन बनाने का दावा करते हुए पेटेंट कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। चीन के वुहान से निकले एक वायरस ने पूरी दुनिया का दम निकाल दिया है। अब तक कोई भी देश कोरोना नाम के इस लाइलाज वायरस की मौत का टीका नहीं बना पाया है। दुनिया के अमीर गरीब 200 से ज्यादा देश कोरोना का कहर झेल रहे हैं। कोरोना की वैक्सीन बनाएगा भारत। 30 वैक्सीन पर रिसर्च जारी। पीएम मोदी की रिसर्च पर पैनी नजर। काल बनकर मंडरा रहे कोरोना वायरस के दिन जल्द लदने वाले हैं। हिंदुस्तान में कोरोना अपनी मौत मरने वाला है। देश के वैज्ञानिक 30 वैक्सीन पर दिन रात रिसर्च कर रहे हैं। इनमें कई वैक्सीन पर रिसर्च एडवांस स्टेज पर है। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने समीक्षा बैठक की। भारत में जल्द ही कोरोना वैक्सीन के ट्रायल शुरू होने की संभावना है। भारत में कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए दवाएं बनने पर भी जोरदार रिसर्च चल रहा है। करीब 5 दवाएं अंतिम चरण में हैं। जल्द ही इनके ट्रायल शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि सरकार दवा पर रिसर्च कर रही कंपनियों को जरूरी संसाधन उपलब्ध कराएगी। मोदी ने बैठक में दवा, टीका और जांच से जुड़े मुद्दों पर हैकथॉन कराने का भी सुझाव दिया। उन्होंने स्टार्टअप कंपनियों को भी वैक्सीन और दवा पर रिसर्च करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस बीच इजराइल ने कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने का दावा किया है। वहां के जैविक अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को खत्म करने वाली एंटीबॉडी विकसित करने में सफलता हासिल की है। इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने दावा किया है कि इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च ने जो एंटीबॉडी विकसित की है वो कोरोना वायरस पर अटैक करता है और शरीर पर उसके असर को खत्म कर देता है। इजराइल इसे पेटेंट कराने की प्रक्रिया में है। पेटेंट हासिल करने के बाद इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से संपर्क करेगा ताकि इसका उत्पादन शुरू किया जा सके। यहाँ तक कि कोरोना की वैक्सीन का तल्लक है, हम लोग होप कर सकते हैं कि बाय द एंड ऑफ अक्टूबर हो सकता है ये अवेलेबल हो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, और बाय द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि इसकी इतनी प्रोडक्शन हो जाए कि जनरल पब्लिक को भी अवेलेबल हो। ऑक्सफोर्ड ने काफ़ी इस पर रिसर्च की है। एज फार एज इजराइल की मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का तल्लक है, ये एक तरह से पैसिव इम्यूनाइजेशन होती है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ अगर हम देते हैं तो ये जैसे इजराइल ने डेवलपमेंट की है, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। और इसको भी अगर कमर्शियली हम लोग प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, पहले क्लिनिकल ट्रायल्स में सेफ्टी एफिकेसी को प्रॉपरली एनालाइज करके अगर प्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी मेरे ख्याल से 3 से 4 महीने में जो है अगर युद्ध स्तर पे किया जाए तो ये हमारे हाथ में आ सकती है। अब इंतजार इस बात का है कि वैक्सीन कितनी जल्दी आए और लोगों की जान बचाई जा सके। आज तक ब्यूरो। केंद्र और राज्य सरकार सियासी लड़ाई में उलझी नहीं। इस बीच मौका पाकर कोरोना ने पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा हमला कर दिया है। बीते 24 घंटे में ममता के राज्य में कोरोना ने कोई ममता नहीं दिखाई दी और 133 लोगों की जान ले ली। पश्चिम बंगाल में कोरोना से मौत की दर देश के बाकी राज्यों की अपेक्षा सबसे ज्यादा है। पहले कोरोना हटाइए, उसको बाद हम देश को बचाएंगे। पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई में फायदा कोरोना को हो रहा है और नुकसान वहां की जनता उठा रही है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस राज्य में कोरोना की रफ्तार बेहद कम थी, वहां अब कोरोना मीटर फुल स्पीड से भाग रहा है। देश के किसी भी राज्य की तुलना में कोरोना से मरने वालों की दर पश्चिम बंगाल में कहीं ज्यादा है। पश्चिम बंगाल से निकलने से पहले उस टीम ने राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें राज्य में खराब इंतजाम को दिखाया गया है। उस चिट्ठी को टीम के मुखिया और भारत सरकार के विशेष सचिव अपूर्व चंद्रा ने लिखा है कि राज्य सरकार ने अलग अलग समय पर मरने वालों और कोरोना मरीजों का जो ब्यौरा दिया है, उनमें बहुत फर्क है। इस केंद्रीय टीम का कहना है कि राज्य में कोरोना की मृत्यु दर
12.8% है, जो किसी भी राज्य से ज्यादा है। ये अत्यधिक उच्च मृत्यु दर, राज्य में बेहद कम टेस्टिंग होना और कोरोना मरीजों की निगरानी और ट्रैकिंग की कमजोर व्यवस्था के कारण है। यहाँ की मृत्यु दर सबसे ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा। देश में 4-4.5% है, दुनिया में 4 से 6 से 7% है, यहाँ 13 से 14% है मृत्यु दर। क्यों? इसको छिपाया जा रहा है। कहां तो तय था कि कोरोना से लड़ेंगे और कहां आपस में लड़ बैठे। केंद्रीय टीम के आरोपों पर ममता के सांसद ने सीधे केंद्र पर हमला बोल दिया। Why should we hide? There is no question of hiding anything. Everything is being disclosed. Every inch is being disclosed before the common public. वैसे अगर पिछले 5 दिनों में प्रदेश का हाल देखें तो पश्चिम बंगाल से आंकड़े दहलाने वाले आ रहे हैं। 1 मई को कोरोना मरीजों की संख्या 623 थी और मरने वालों की 33। 2 मई को आंकड़े में कोई फर्क नहीं आया। 3 मई को मरीजों की संख्या 738 हो गई, लेकिन मरने वालों की संख्या 33 ही रही। 4 मई को मरीजों की संख्या बढ़कर 777 हुई और मरने वाले भी 2 और बढ़कर 35 हो गए। लेकिन 5 मई को जहां मरीजों की संख्या 908 हुई, वहीं मरने वालों की संख्या अचानक बढ़कर 133 हो गई। लेकिन राज्य में कोरोना के इस जानलेवा संक्रमण पर एक टीम की जगह काम करने की बजाय केंद्र और राज्यों की जोर आजमाइश जारी है। आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन 3 शुरू होते ही कोरोना ने गुजरात पर भी शिकंजा कस दिया है। राज्य के सबसे बड़े कोरोना हॉटस्पॉट अहमदाबाद में 24 घंटे में 39 लोगों ने दम तोड़ दिया। राजस्थान में वायरस सीएम आवास तक जा धमका है, जहां ड्राइवर का काम करने वाला शख्स संक्रमित पाया गया है। कोरोना को देखते हुए यूपी के गाजियाबाद में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। गुजरात के लिए इस बार का मंगल बेहद अमंगल साबित हुआ। बीते 24 घंटे में 49 मरीज वायरस से जंग हार गए। इस दौरान गुजरात में कोरोना मीटर ऐसे भागा कि 24 घंटे में 441 नए लोगों को बीमार कर दिया। राज्य में अब तक मरीजों की संख्या 6245 तक पहुंच गई है। सूबे में कोरोना ने सबसे ज्यादा कोहराम अहमदाबाद में मचाया है, जहां केवल मंगलवार को 39 लोगों की मौत हो गई और 349 नए मरीज सामने आ गए। रात में भी आज 441 जितने पॉजिटिव केसेस आए हैं। आज कुल 186 जितने लोग डिस्चार्ज हुए हैं और जो क्योर यानी कि जो लोग डिस्चार्ज होके अच्छे होके वापस घर गए हैं, इसकी डेटा आज देखें तो 22.11% लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल अच्छे होके वापस घर गए हैं। हालत यह है कि अहमदाबाद के नगर निगम के कमिश्नर विजय नेहरा को 14 दिन के लिए क्वारंटीन करना पड़ा है। फील्ड में ड्यूटी के दौरान वो एक मरीज के संपर्क में आ गए थे। कोरोना ने मंगलवार को राजस्थान में भी रिकॉर्ड बनाया, जहां एक दिन में सबसे ज्यादा 12 मौतों का आंकड़ा दर्ज हुआ। मंगलवार को राजस्थान में 97 नए मरीज मिले, जिनमें 25 सिर्फ जयपुर के हैं। राज्य में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या 3150 की पार हो चुकी है, जबकि 89 लोग जान गंवा चुके हैं। यहां कोरोना का खौफ सीएम आवास के बेहद करीब पहुंच गया है। मुख्यमंत्री आवास का ड्राइवर संक्रमित पाया गया है। हालांकि उम्र दराज होने के कारण उसे पहले ही छुट्टी पर भेज दिया गया था। ड्राइवर को कोरोना संक्रमित होने के बाद बजाज नगर इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। यूपी में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने योगी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। बीते 24 घंटे में 118 नए मामलों के साथ मरीजों की संख्या 2880 तक जा पहुंची है, जिनमें 1152 मरीज तबलीगी जमात के हैं। राज्य के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित शहर हैं। आगरा में 640 केस, कानपुर में 276 केस, लखनऊ में 231 और नोएडा में 193 मरीज हैं। हालांकि प्रशासन कोरोना से निपटने के लिए दिन रात काम पर जुटा है। आप बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए, जल्दी आप स्वस्थ होंगे। और क्योंकि हमारे जनपद में करीब 50 के आसपास जो कोरोना पॉजिटिव लोग थे, वो स्वस्थ होकर के यहाँ से जा चुके हैं। आप भी जल्दी स्वस्थ और शीघ्र होंगे। प्रशासन की कोशिश है कि मरीजों का मनोबल ऊंचा रखा जाए, ताकि कोरोना को जल्दी मात दी जा सके।
गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे लगातार कोरोना पीड़ित मरीजों से फोन के जरिए बातचीत करते हैं। दरअसल डीएम अजय शंकर पांडे का मानना है कि फोन से बातचीत करने पर जो मरीज हैं उनका मनोबल बढ़ा रहेगा, साथ ही उनको कोरोना के बारे में पूरी तरह जानकारी भी वो फोन पर देते हैं। अजय शंकर पांडे का मानना है कि इससे जो मरीज हैं, जो परेशान हो रहे हैं लगातार, उनको कहीं ना कहीं ढांढस बंधाया जाता है। कोरोना की जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक सावधानी ही बचाव है, तो आप भी सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। अहमदाबाद से गोपी घांगर, जयपुर से शरद के साथ, गाजियाबाद से पुनीत शर्मा, आज तक। केंद्र सरकार ने बार बार कहा कि जो मजदूर शहर से अपने घर जा रहे हैं उनसे किसी तरह का किराया नहीं वसूला जा रहा, मगर जो मजदूर घर पहुंच रहे हैं वो बता रहे हैं कि वो जहां से आए वहां से उनके टिकट का पैसा लिया गया। अलग अलग शहरों से घर पहुंचे मजदूरों की जुबानी सुनिए। टिकट भी लगा है? हाँ, टिकट लगा है, 900 रुपया पैसा लगा है। अपने जेब से दिया हमने पैसा निकाल के, और तहसीलदार ने हमको करवा के टिकट दिया। टिकट के पैसे उसे दिए हो? हाँ, टिकट के पैसे दिए हैं। अच्छा, टिकट के पैसे दिए हो? 710 रुपये लगे हैं। भाड़े की वजह से केवल उतार दिया गया, सबसे 710 रुपए लिए। तो कहती रही सरकार कि मजदूरों से टिकट का पैसा नहीं लिया जा रहा। कहती रही सरकार कि टिकट का 85% खर्च केंद्र सरकार उठा रही है और 15% खर्च राज्य सरकार उठाए। कहता रहा रेलवे कि टिकट का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, मगर इनके कहने के विपरीत मजदूर जो कह रहे हैं वो सुनना बहुत जरूरी है। ये मजदूर बेंगलुरु से हटिया पहुंचे हैं 900 रुपए देकर। उसको बस का टिकट दे लेता 900 में जी, उसके बाद ट्रेन में बैठे ये टिकट दिया। कितना पैसा लगा था? 900 रुपया। मतलब टिकट पर किराया लिखा है 760 रुपए, मगर थाने में मजदूरों से वसूला गया 900 रुपए। इसी व्यथा से अमरावती से लखनऊ पहुंचे मजदूर भी 2-4 हुए। इन मजदूरों से भी टिकट का पैसा वसूला गया। हमारे जेब से दीजिए, अपने जेब से दिया हमने पैसा निकाल के, और तहसीलदार ने हमको करवा के टिकट दिया। स्टेशन पर कटवाने आए थे और गाड़ी जब छूटी तब तक वो वहीं रहे। गुजरात से भी मजदूरों का एक जत्था मुजफ्फरपुर पहुंचा, मगर दुर्भाग्य से इन मजदूरों से भी टिकट का पैसा वसूला गया। हम लोग कटाए हुए हैं। अपने से पैसा दिए हैं जी। क्या कहा गया? बोलते हैं कि टिकट का पैसा लगेगा 700 रुपया। टिकट का पैसा लिया 600 रुपया। पैसा लिया 600 रुपये टिकट, 600। तो कुल मिलाकर बात यह है कि केंद्र सरकार की बातें अपनी जगह, रेलवे का बयान भी अपनी जगह, मगर कुछ राज्यों में अपने घर जाने वाले मजदूरों से टिकट का पैसा लिया जा रहा है। सवाल ये है कि जो मजदूर मजबूर हैं, जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, उनसे राज्य सरकारें पैसे क्यों वसूल रही हैं? आज तक ब्यूरो। मुंबई के धोबी घाट के नाम से फिल्म भी बन चुकी है और कई फिल्मों की वहां शूटिंग भी हो चुकी है, लेकिन इस समय वहां की तस्वीर एकदम उलट है। यूपी लौटने के लिए प्रवासियों की लंबी कतार यहां लगी है। ये मुंबई का धोबी घाट है, जहां पुलिस वाला मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत दे रहा है। चलो, सबका मेडिकल हो जाएगा, आप टेंशन मत ले लो। बॉलीवुड की कई फिल्मों में इस धोबी घाट का जिक्र आया है, लेकिन कोरोना काल में यहाँ कामकाज ठप है और प्रवासी मजदूर यूपी के गोरखपुर और दूसरे शहरों गांव में अपने घर जाना चाहते हैं। हालांकि इससे पहले उन्हें अपना मेडिकल टेस्ट कराना जरूरी है। सर, मुझे गोरखपुर जाने का है और इसके लिए मेडिकल करा रहे हैं। खाने पीने का बहुत थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए हम लोग घर जाना चाहते हैं अपने। 200-300 रुपया ले रहे हैं मेडिकल करने का। आज 1 महीने से काम बंद है, हम कहाँ से वो पैसा लाए सर? सब कुछ हमको कम दे, घर पे खाने को तो मिलेगा आराम से। इधर कोई दे रहा है एक टाइम खाना, कोई नहीं दे रहा। कितने जन भूखे उपास सो रहे इधर। टेस्ट के बाद भी मजदूरों को ट्रेन से नहीं बल्कि बस से जाने को कहा जा रहा है, जिसके लिए इनके पास किराया नहीं है। पुलिस चौकी पे फार्म भी नहीं ले रहे, बोले ट्रेन का नहीं लूंगा, बस का प्राइवेट का बुक कराओ। कहाँ से पैसा आएगा? और सर पैसा नहीं जाएगा तो आदमी बस से कैसे जाएगा? बस से बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। उतना पैसा भी नहीं है ना सर, जब बस से हम लोग जाएंगे।
हम खाने के लिए इधर प्रॉब्लम है तो बस से कैसे जाएगा सर? 8-10 हजार पगार है सर, उससे 8-10 हजार पगार में एक महीना खाए तो कितना, और घर प्लस घर पे भी भेजे थोड़ा बहुत। मुंबई समेत दूसरे शहरों में जहां शराब की दुकानों के बाहर भीड़ लगी है, वहीं महालक्ष्मी के इस प्राइवेट क्लिनिक के बाहर मजदूरों की भीड़ लगी है और डॉक्टर दिन रात उनकी जांच में जुटे हैं। एक तरफ जहां पर देश में हमें शराबों की दुकानों के बाहर लंबी लाइनें दिख रही है, वहीं पर दूसरी तरफ हजारों की तादाद में जो मजदूर है वो अपने घर पर वापस जाने के लिए डॉक्टर्स के क्लिनिक के बाहर लंबी कतारों में खड़े हैं। इस वक्त हम मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में मौजूद है और यहाँ पर सुबह से ही आप देख सकते हैं लंबी कतारें आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए, आपको मैं यहाँ की तस्वीरें दिखाऊंगा। लंबी कतारें, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आएंगे। यहाँ पर यहाँ करीब 15,000 प्रवासी हैं, लेकिन अब तक मुंबई से एक भी ट्रेन नहीं खुली है। महाराष्ट्र सरकार इसके लिए यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक 2 राज्य हैं जहाँ पे जो उनका रवैया है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो लेना नहीं चाहते, कुछ नई अड़चनें पैदा कर रहे हैं। बाकी राज्यों में इतनी अड़चनें नहीं है। बिहार स्मूथली चल रहा है, राजस्थान स्मूथली चल रहा है, मध्य प्रदेश स्मूथली चल रहा है, बंगाल की भी ट्रेन जाने वाली है। तो हमें लगता है ये 2 राज्य हैं, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, जहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ हैं। या तो लेना नहीं चाहते या जानबूझ के अड़चनें पैदा करते हैं ताकि लोग ज़्यादा ना आए। अब तक महाराष्ट्र से 8 ट्रेन खुल चुकी है, लेकिन ये सभी नासिक, भिवंडी, अकोला, वसई और नागपुर से खुली हैं। मुंबई के हजारों प्रवासी मजदूरों को आज भी अपने घर भेजे जाने का इंतजार है। सौरभ वक्तानिया के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। एक तरफ देश के अंदर प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की कोशिशें चल रही हैं, तो दूसरी तरफ विदेशों में फंसे हिंदुस्तानियों को स्वदेश लाने की करीब 12 देशों में फंसे 90,000 लोगों को अगले 1 हफ्ते में देश लाए जाने की संभावना है। इसके लिए 64 विमान और 4 पानी के जहाज तैयार हैं। एक जानलेवा वायरस ने समूची दुनिया को जहां का तहां खड़ा कर दिया। उसी में हिंदुस्तान के भी कई लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फंसे रह गए, लेकिन सरकार की नजर उनको निकालने पर थी। इसलिए गुरुवार से उनकी घर वापसी के विशेष इंतजाम किए गए हैं। विदेश मंत्रालय के दूतावास और उच्च आयोग ऐसे व्यथित भारतीय नागरिकों की सूची तैयार कर रहे हैं। ये सुविधा पेमेंट बेसिस पर उपलब्ध कराई जाएगी। हवाई यात्रा के लिए नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट्स का इंतजाम किया जा रहा है। ये यात्राएं फेज्ड मैनर में 7 मई से प्रारंभ होंगी। फ्लाइट लेने से पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। केवल एसिम्प्टोमेटिक ट्रैवलर्स को ही यात्रा की अनुमति होगी। अब आप विस्तार में समझ लीजिए कि विदेशों में फंसे भारतीयों की घर वापसी के लिए सरकार का क्या प्लान है। सरकार के मुताबिक करीब 90,000 भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। इनको लाने के लिए 64 विमान भारत सरकार भेज रही है, जो 7 मई से 13 मई के बीच सबको वापस ले आएंगे। इनमें से 10 विमान संयुक्त अरब अमीरात के लिए, 2 कतर, 5 सऊदी अरब और 2 ओमान से हिंदुस्तानियों को ले आएंगे। 7 विमान अमेरिका, ब्रिटेन और बांग्लादेश से हिंदुस्तानियों को वापस लाएंगे। इनमें से ज्यादा लोग केरल, तमिलनाडु और दिल्ली समेत 10 राज्यों के हैं, जहां इन्हें वापस भेजा जाएगा। जिन लोगों को सरकार वापस ला रही है, इसका पैसा उन्हीं से वसूला जाएगा। London, Mumbai, which involves a flight of about 9 hours. The rate approximately is about 50,000 rupees or British pounds 540. Similarly, for flights from London to Ahmedabad, London to Bangalore, London to Delhi. अब आप ये जान लीजिए कि विदेशों में फंसे भारतीयों के लिए देश लौटने का रास्ता आसान हुआ, लेकिन इसके लिए उनको कितना किराया देना होगा। इन एयर टिकट्स पर लंदन से मुंबई आने के लिए 50,000 रुपए लगेंगे। वहीं शिकागो से दिल्ली होकर हैदराबाद के लिए 1 लाख और ढाका से दिल्ली के लिए 12,000 रुपए चुकाने होंगे। अगर कई जगहों से आकाश मार्ग से लोगों को लाया जाएगा तो कई जगहों पर जल मार्ग को खोला गया है। नेवी के 4 जहाज इस काम में लग गए हैं। मालदीव में फंसे करीब 2,500 मजदूरों के लिए INS जलाश्व और INS मगर
तो संयुक्त अरब अमीरात के लिए आईएनएस शार्दुल और आईएनएस ऐरावत को भेजा गया है। विदेश से आने के बाद सभी लोगों को क्वारंटीन सेंटर या अस्पतालों में 14 दिनों तक रखा जाएगा। आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।